हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे बेसिक ऑफ फॉरेंसिक साइंस क्या होता है एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस। फॉरेंसिक साइंस होता क्या है, उसका क्या डेफिनेशन है। So, the word forensic is derived from the Latin word forensis, which means of the forum or pertaining to the public marketplace or court. तो ये जो forensic word है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ था जो है forensis एंड जिसका मतलब होता है ऑफ द फोरम। फोरम एक ऐसी जगह होती थी एंशियंट रोम में जहाँ मतलब लोग इकट्ठा होते थे। जैसे गांव में क्या होता है, सरपंच पंचायत बैठती है ना, वैसे वहाँ रोम में ऐसे लीगल प्रोसीडिंग्स चलती थी, वहाँ डिबेट वगैरह चलता था। तो लोग वहाँ मतलब मुद्दे लेके आते थे अपने छोटे मोटे, जो जैसे राजा का दरबार तुमने सुना होगा, वैसा टाइप का एक पब्लिक प्लेस, एक फोरम रहता था, उसको बोलते थे फॉरेंसिस, जिससे हमारा वर्ड फॉरेंसिक डिराइव हुआ है। अब आगे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है फॉरेंसिक की। तो फॉरेंसिक रिफर्स टू द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एंड मेथड्स टू मैटर्स ऑफ लॉ, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो फॉरेंसिक साइंस क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज में क्या आ जाएगा? जो भी हम बेसिक फिज़िक्स, बेसिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी पढ़ते हैं वो सब मिला के अगर वो चीज़, हमारा जो बेसिक साइंटिफिक नॉलेज है वो अगर हमें हेल्प कर रहा है लॉ के मैटर में, लाइक वी बेसिकली डील्स विद मर्डर एंड एवरी रिलेटेड टू दैट क्राइम ना, हम फॉरेंसिक का काम क्या है? जस्टिस दिलाना। हमें एविडेंस मिलते हैं, हम एविडेंस को प्रूव करते हैं, हम सस्पेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, जो भी अक्यूज्ड है। इतने सारे सस्पेक्ट रहते हैं क्राइम सीन के, बट फॉरेंसिक का क्या काम क्या है? हम लैब में इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, जो भी एविडेंस मिलते हैं उसको हम प्रूव करते हैं। ओके, तो सीधा सिंपल सा बेसिक सा समझो कि बस एक एप्लीकेशन है, हम जो हमारा साइंटिफिक नॉलेज है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं लॉ के लिए। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक साइंस। नेक्स्ट, अब फादर ऑफ फॉरेंसिक साइंस कौन है? सबको पता होगा, सर एडमंड लोकार्ड। वो एक फ्रेंच फॉरेंसिक साइंटिस्ट थे। उनका बर्थ 1877 में हुआ था एंड ही डाइड ऑन ईयर 1966। ठीक है, तो एडमंड लोकार्ड क्या थे? एक फ्रेंच क्रिमिनोलॉजिस्ट थे, द पायनियर इन फॉरेंसिक साइंस हु बिकेम नोन एज शर्लॉक होम्स ऑफ फ्रांस। तो इनको शर्लॉक होम्स भी बोलते थे फ्रांस का। एंड द मेन थिंग you have to note here that he formulated the basic principle of forensic science, that is every contact leaves a trace। तो तुम लोग ये बेसिक तो हर अपने पहले ही फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके होगे कि दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल, एक्सचेंज प्रिंसिपल दैट इज़ गिवन बाय एडमंड लोकार्ड, जिसका सिंपल सा एक स्टेटमेंट है कि हर एक कॉन्टैक्ट एक ट्रेस छोड़ता है। ठीक है, तो जैसे प्रिंसिपल की बात हो रही है तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं फॉरेंसिक साइंस के। देयर आर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर डिस्क्राइब्ड हियर। दैट इज़, फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम लोकार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। थर्ड, प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस। फिफ्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सिक्स्थ, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। एंड सेवन्थ, प्रिंसिपल ऑफ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। सो ये सातों तुम्हें फंडामेंटल प्रिंसिपल याद रहने चाहिए। एंड अब देखते हैं इन प्रिंसिपल्स के अंदर एक एक हम करके डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। एंड द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी स्टेट्स दैट हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक पर्सन और लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग होते हैं। ठीक है, दे आर यूनिक एंड सबके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो उनको एक दूसरे से अलग करते हैं। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है दैट नो टू ऑब्जेक्ट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट। हो सकता है उसका कलर सेम हो सकता है उसका शेप सेम हो, बट कुछ कुछ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं
जो बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल फिंगरप्रिंट्स कोई भी दो इंडिविजुअल की कभी भी सेम नहीं होती है, इवन इन द केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन। ठीक है, आगे देखते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन में ये बताया है कि ओनली लाइक कैन बी कंपेयर्ड विथ लाइक, मतलब एक जैसे ऑब्जेक्ट को हम एक जैसे ऑब्जेक्ट के साथ ही कंपेयर करेंगे। लाइक हम डीएनए को फिंगरप्रिंट के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, हम अपने बुलेट केस को स्किड मार्क के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम एक स्किड मार्क को दूसरे स्किड मार्क के साथ ही कंपेयर करेंगे, हम एक बुलेट को दूसरे बुलेट के साथ ही कंपेयर करेंगे, हम एक डीएनए सैंपल को दूसरे डीएनए सैंपल के साथ ही कंपेयर करेंगे। इन forensic science, evidence collected from a crime scene, that is question sample, must be compared with a known or reference sample to determine whether they have a common origin or not. तो हम देखते हैं कि एक जो है हम एक क्वेश्चन सैंपल लेते हैं जो हम क्राइम सीन से उठाते हैं, और एक रेफरेंस सैंपल लेते हैं जो हमें पता होता है, जो नॉन सैंपल रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने क्राइम सीन से एक ब्लड सैंपल कलेक्ट किया है और एक नॉन सैंपल हमारे पास है जो भी सस्पेक्ट है हमारे उसका। ठीक है, फिर उनका कंपैरिजन करते हैं और जो भी रिज़ल्ट, जो भी डेटा निकलता है उसको एक हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं उसका। ठीक है, एक आउटकम प्रोड्यूस करते हैं उस प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस पे। सो इस प्रिंसिपल में यही लिखा है कि forensic evidence must be examined using scientifically validated methods by qualified experts to obtain accurate, reliable and reproducible results. For example, एक जो blood sample है वो एनालाइज होता है डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए, टू डिटरमाइन डीएनए प्रोफाइल। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि बहुत सारे स्टैंडर्ड होते हैं, जैसे कि कहीं भी ब्लड सैंपल मिला है, तुम क्या करोगे, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन करोगे, उससे रिज़ल्ट नहीं मिला या जो भी मिला फिर इसके बाद तुम कन्फर्मेटरी करोगे। ये तो नहीं है कि तुम कुछ भी एग्जामिन कर दोगे, पता चल रहा है तुम वहाँ पे इथेनॉल डाल दे रहे हो, कुछ भी डाल दे रहे हो, तुमको कोई नॉलेज नहीं है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि जो भी एनालिसिस हम करते हैं वो वैलिडेटेड मेथड, जो तुम्हारे मेथड दिए गए हैं उस मेथड से ही तुमको, और एक क्वालिफाइड एक्सपर्ट को ही, तुम फॉरेंसिक लैब में अगर तुम काम करना चाहते हो, क्या तुमको ले लेंगे? अभी नहीं। जब तक तुम प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं हो, जब तक कि तुम्हारा उतना नॉलेज नहीं है, तुम्हारे अंदर स्किल्स नहीं है, तुम्हें नहीं लेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस यही बताता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी यही बताती है कि फॉरेंसिक कंक्लूजन आर ऑफन बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी रेदर देन एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। द ग्रेटर द नंबर ऑफ मैचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टू सैम्पल्स, द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम सोर्स। तो चलो मैं बताती हूँ क्या होता है। डरो मत, देखो प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी मुझे भी पहली बार में समझ नहीं आया था, तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रही हूँ कि कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें एकदम एक्यूरेट कुछ नहीं पता चलता। ठीक है, जैसे किसी का मर्डर हुआ है, वेपन प्रेजेंट नहीं है, कुछ प्रेजेंट नहीं है लेकिन सस्पेक्ट है, कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स मिलाएंगे कि हाँ क्या क्या पता, डायरेक्ट कुछ हमें डायरेक्ट उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिल रहा, लेकिन हम एविडेंस को लिंक कर करके उस एक्यूज तक पहुंचते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल नहीं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैंड राइटिंग सैंपल है। ठीक है, हमारे पास 2 हैंड राइटिंग सैंपल है, एक हमारा क्वेश्चन सैंपल है, एक हमारा रेफरेंस सैंपल है। अब यहाँ पे बात हो रही है प्रोबेबिलिटी की। देखो, हैंड राइटिंग परफेक्टली किसी का 100% मैच नहीं होता है, ये तुम लोग भी जानते हो, वेरिएशन आते हैं, इवन सेम इंसान के भी नेचुरल वेरिएशन आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैच हो रहे हैं, ज़्यादा जो हमें मैचिंग मिल रहे हैं, जैसे कि 100% है मैचिंग का, लेकिन हमारा मैचिंग परसेंटेज 89 या 95 अराउंड आ रहा है, तो हम वो प्रोबेबिलिटी लेंगे इर्रिस्पेक्टिव अगर हमें एक और सैंपल मिला है लेकिन उसका जो परसेंटेज है मैचिंग का वो है 20-30%। तो 20-30% वाला ज़्यादा है कि
80 to 90% वाला ज़्यादा है, ऑब्वियसली 80 to 90% वाला। तो हम क्या करेंगे, जो 80 to 90% वाला है उसको चूज़ करेंगे। सो यहाँ पे यही होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी में। तो कुछ केसेस में प्रिंसिपल ऑफ प्रोबेबिलिटी काम आता है। नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो भी फिज़िकल एविडेंस रहता है वो चेंज होता है ओवर टाइम ड्यू टू नेचुरल, इन्वायरमेंटल और ह्यूमन फैक्टर्स। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक ब्लड स्टेन है, ठीक है, पड़ा है क्राइम सीन पे, उसको टाइम हो रहा है, वो ड्राई हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, तो उससे हमको प्रॉपर डीएनए एनालिसिस नहीं हो पाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू टाइम, ड्यू टू जो भी नेचुरल फैक्टर्स होते हैं उसकी वजह से वो ब्लड स्टेन टाइम के अकॉर्डिंग ख़राब हो जाता है। अब एक क्राइम सीन तुम्हारा बाद में डिस्कवर हुआ है, बहुत बाद पता चला है, तब तक तो तुम्हारे एविडेंस सारे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तुम देखते हो कि कोई भी चीज़ टाइम के साथ सेम नहीं होती है, टाइम चेंजेस एवरीथिंग, ओके। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ हम बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ सर्कमस्टेंशियल फैक्ट्स। इस पे एक स्टेटमेंट बहुत काम आता है, लाइक मेरा ये फेवरेट था, फैक्ट्स डू नॉट लाई बट मैन कैन। ओके, तो मैं हंसती हुई थी, मैन कैन, वुमेन कैन नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फैक्ट्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन इंसान झूठ बोलते हैं, ठीक है, कड़वा सच है ये। तो अगर तुम्हें मिला है एक चाकू जिसमें लगे हैं पूरे ब्लड, तो वो क्या बता रहा है, एक बॉडी पड़ी हुई है वहाँ पे, ठीक है, स्टैब्ड पूरी, और वहाँ पे ही नाइफ पड़ा हुआ है, वो क्या बता रहा है, वो फैक्ट क्या बता रहा है कि यहाँ मर्डर हुआ है, ठीक है। बट कोई इंसान बोलेगा नहीं, यहाँ तो मर्डर नहीं हुआ है, ये तो कुछ भी नहीं है। तो इसी से हमें पता चलता है कि जो फैक्ट्स रहते हैं, जैसे कि एविडेंस, वो झूठ नहीं बोलते हैं। तो आगे देखते हैं और डिटेल में। Therefore, when a number of independent circumstantial facts are properly established and form a complete unbroken chain, they can prove the commission of a crime and the guilt of accused. तो जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि जो सर्कमस्टेंशियल फैक्ट है वो प्रॉपरली इस्टेब्लिश्ड रहते हैं, ठीक है, कंप्लीट रहते हैं, मतलब एक वो प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं और वो बताते हैं कि यहाँ पे क्राइम हुआ है, ठीक है। सारे फैक्ट, जो हमारा नाइफ है, जो डेड बॉडी है, वो क्या है, एक तरीके के फैक्ट है, वो बता रहे हैं कि यहाँ पे कमीशन ऑफ क्राइम हुआ है। समझ आ रहा है? अगर समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लीज़ तुम कमेंट में बताओ, अपने फीडबैक दो कि क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं। मैं फिर से ट्राई करूँगी कि तुमको रिक्विक करके, रिकैप करके नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊँ। और यार मेरा भी पहली बार है, तो समझो और मुझे भी बताओ कि मैं भी ग्रो कर सकूँ और तुम भी ग्रो कर सको, क्योंकि मुझे भी पता है यार, मैं अपना टाइम और एफ़र्ट डाल रही हूँ, ठीक है, और तुम भी अपना टाइम और एफ़र्ट डाल रहे हो, तो मैं चाहूँगी तुमको अच्छी से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करूँ मैं, ठीक है। तो अब हमारे सारे प्रिंसिपल हमने देख लिए हैं, तो वीडियो बहुत छोटा सा होने वाला है, बट स्टिल हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हम पेस बढ़ाएंगे। तो हर एक लेक्चर के बाद मैंने डिसाइड किया मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी, कुछ PYQ होगा, कुछ मैंने खुद अपने नॉलेज से जो भी करके मैंने बनाया है खुद से क्वेश्चन तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए। जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिस टाइप के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, जैसा मैंने एग्ज़ाम में दिया है, वैसे क्वेश्चन मैं तुम्हें ट्राई करवाऊंगी कि ज़्यादा से सॉल्व करवाऊँ। पर अभी जैसा हमारा लेक्चर छोटा है, तो मैंने 2-4 क्वेश्चन ही लाया तुम्हारे लिए। तो बताओ मुझे, जो भी आंसर तुम करते हो वो कमेंट पे लिखो, बताओ, एंगेज रहो। क्या मैं अभी तो रिकॉर्डेड है, मुझे नहीं समझ आएगा तुम्हारे रिएक्शन कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं, तो तुम कमेंट में बताओ, ठीक है। तो द टर्म फॉरेंसिक इज़ डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये बहुत बेसिक है, ठीक है, बट इसके ऑप्शंस में मैंने थोड़ा किया है कुछ, तुम्हें समझ आ जाएगा। ग्रीक वर्ड फॉरेंसिस, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है ग्रीक वर्ड फॉरेंसिक्स, लैटिन वर्ड फॉरेंसिस और लैटिन वर्ड फॉरेंसिक।
तो बताओ क्या है सही आंसर। अगर तुमने लेक्चर अच्छे से देखा है, मेरी बात सुनी है, तो तुम्हें पता होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन सी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लैटिन वर्ड फोरेंसिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द लैटिन टर्म फोरेंसिस मीन्स, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट मैं बता रही हूँ ये बेसिक क्वेश्चन आता है और तुम यहाँ पे फंसते हो, ठीक है। ये PYQ है तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन। सो इट, पहला ऑप्शन है मेडिकल साइंस, सेकंड ऑप्शन है पब्लिक डिबेट और फोरम, थर्ड ऑप्शन है तुम्हारा क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, डी है तुम्हारा साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो कि क्या है सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पब्लिक डिबेट और फोरम। We'll move to the next question and this question is gonna be a tricky question, क्योंकि ये मैच द फॉलोइंग है। तुम ऐसे क्वेश्चन देख के ना भाग जाते हो, तुम अटेम्प्ट ही नहीं करते हो। अरे पढ़ो तो यार, मैच द फॉलोइंग में है क्या, इतना इजी सा मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो हम पढ़े थे कि प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस क्या होता है, ये सारे हम पढ़ चुके हैं और इसके स्टेटमेंट यहाँ पे हैं। तो सबसे पहले हम इजी वाला देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हमारे ऑप्शन में दिया है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। इसको तो भाई बचपन से, तुम बचपन से मीन्स फॉरेंसिक में जब से घुसे हो तब से रटी लो कि ये क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज। तो सी का ऑप्शन क्या है, 1। तो यहाँ पे ये ऐसा सीक्वेंस दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए में हमें ये सीक्वेंस दिख रहा है और डी में दिख रहा है, ठीक है। तो बाकी बी सी तो तुम ऐसी कैंसिल आउट कर दो। फिर है प्रिंसिपल ऑफ ओनली लाइक कैन बी कंपेयर्ड, तो ये तो सीधा सही एकदम फ्रंट पे ही दे दिया, ये भी ए और डी में सेम है। फिर देख लेते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एग्जामिनेशन, वैलिडेटेड मेथड से क्या बताया था मैंने, एनालिसिस। तो प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस क्या आ जाएगा, 3rd। तो सीक्वेंस बनेगा हमारा, 3, 2, 1, 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, उसको करेक्ट कर लो, ठीक है। सबसे बना कि नहीं है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन विल बी असर्शन एंड रीज़न। आई नो तुमको असर्शन और रीज़न से डर लगता है, इसीलिए मैं क्वेश्चन लाई हूँ कि तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो इसकी। तो हमारा असर्शन क्या दिया हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी स्टेट्स दैट एवरी इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट पोजेस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ओके। एंड रीज़न क्या दिया है कि नो 2 फिंगरप्रिंट्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल इवन इन आइडेंटिकल ट्विंस। ये तो पूरा का पूरा सेम है, अगर तुम अच्छे से लेक्चर को देखे हो तो तुम बना सकते हो ये। बताओ बताओ इसका आंसर क्या है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। उसका एग्जाम्पल दे दिया है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी का। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। और कुछ भी तुम्हारी क्वेरी है, कुछ भी है, नहीं समझ आ रहा है, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है, मुझे पता है मुझे इम्प्रूवमेंट लाना है, बट तुम्हें जो लगता है वो प्लीज़ तुम कमेंट करके बताओ मैं और क्या ला सकती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए, बिकॉज दिस चैनल इज़ फॉर यू गाइज। तो तुम जैसा बोलोगे वैसा होगा। तुम चाहते हो कि मैं कहीं और से शुरू करूं, मैं वो भी कर दूंगी, बट मेरा ये था कि तुम बेसिक से ही करो, तो क्या है इजी तुम्हारा पेस बनेगा धीरे धीरे। अभी वैसे भी तुम्हारा मन नहीं करेगा पढ़ने का, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। एंड बने रहो चैनल पे एंड जुड़े रहो, अपना जो भी अपना पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, बहुत मुझे मोटिवेशन मिलता है उससे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।